नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सबसे पहले मैं तो बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ कि कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। ये वीडियो बहुत देरी से आ रही है, मैं मानता हूँ, उसके लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे कुछ काम थे वो मैं कर रहा था। और इन दिनों जो कुछ भी घटनाएं हुई है, जो पहले होती थी उससे बहुत ही अलग घटनाएं इस वक्त और इस 10-12 दिनों में हुई है। मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि जो मैं हर घटना को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था। तो पहली घटना तो ये हुई कि 2 अक्टूबर को जो गांधी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी, तो या अब तक आज़ादी के बाद अब तक ऐसा होता था कि 2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी गांधी गांधी, हर जगह गांधी दिखाई जाता था। गांधी का भारत, गांधी का ये, गांधी का वो, गांधी राष्ट्रपिता, गांधी नोटों पर, मतलब सब कुछ गांधी गांधी करा जाता था। लेकिन इस बार लोगों ने गांधी कम और लाल बहादुर शास्त्री जी को जो भुला दिया जाता था पहले, इस बार लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे ज़्यादा याद किया। अगर आपने सोशल मीडिया को ऑब्जर्व किया होगा, ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा था लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। मतलब यही हुआ कि इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत लोगों ने बात की और किस तरह से उनको एक नियोजित कट के तहत, एक नियोजित प्लान के तहत मारा गया, इसके बारे में बहुत लोगों ने बात की। और गांधी के जो झूठ थे वो खुलकर लोगों ने सबके सामने रखे। तो इस बार का जो 2 अक्टूबर था वो बहुत ही ज़्यादा था और 2020 के बाद में यही होगा। ये एक बदलाव का साल हमें 2 अक्टूबर के दिन के लिए हम इसे मान सकते हैं। और इस बार उसके बाद में दूसरी बात, मेरे पास कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे एक रिपोर्ट भेजी थी। मैं तो वो रिपोर्ट थी नक्सल इशू के बारे में, नक्सल की फंडिंग्स के बारे में। जो नक्सलवादी है, जो जंगलों में रहकर सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र युद्ध चलाते हैं और हमारे जो जवान हैं उनको शहीद करते हैं, आदिवासियों को परेशान करते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि वो आदिवासियों की मदद करते हैं, लेकिन सच्चाई उससे बहुत ही अलग है। वो आदिवासियों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उसकी एक रिपोर्ट थी कि उनकी फंडिंग किस तरीके से होती है, वो अपना पैसा किस तरीके से कलेक्ट करते हैं। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट थी किसी ने बनाई हुई। तो वो रिपोर्ट मेरे पास आई, मैंने उससे पूरा पढ़ा और उसके बाद में मैंने उसकी स्टडी करी। वेरियस सोर्सेज से उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई गई थी। तो वो उस रिपोर्ट में बहुत ही हैरत अंगेज जानकारी मेरे सामने आई है। जो मैंने पढ़ा उसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर ही वीडियो बनाई जाए। जो देश में चल रहा है अभी उसके बारे में तो वीडियो बनाएंगे ही हम, वो तो बनाकर ही रहेंगे। लेकिन अगर ये घटना अगर ये जो रिपोर्ट है, इसके जो फाइंडिंग्स है और इसमें जो बताया गया है, अगर ये सच है और ये अगर सामने आता है लोगों के, तो लोगों को पता चलेगा कि नक्सल इशू कितना बड़ा और कितना गंभीर मुद्दा है। तो ये जो वीडियो है उसका पहला पार्ट होगा, 5 पार्ट्स की सीरीज आएगी। तो मैं जब वीडियो आएगा उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो उसका ये पहला पार्ट होगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस किस सोर्सेज से नक्सल को फंडिंग आ सकती है, नक्सलवादियों को फंडिंग जो है वो आ सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए व्यूज विद वेदांत। तो 70 के दशक में नक्सलबारी नाम के एक जो बंगाल में छोटी सी जगह है, जो हमारे चिकन नेक पे, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट को और बाकी भारत को एक छोटी सी जगह को जोड़ती है, उस जगह पर है। वहाँ पर एक चालू हुआ किसानों का और वहाँ के जो गांव वाले हैं उनका ज़मींदारों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसे एक नक्सलबारी का जो उठाव कहते हैं, नक्सलबारी रिवॉल्ट, उसका जो रूपांतर है वो बाद में देश में जो अभी नक्सलवाद चल रहा है उसमें हुआ था। उस वक्त जो वो रिवॉल्ट हुआ था वो ये कहा गया था कि ज़मींदार जो गाँव वालों को परेशान करते हैं उनके खिलाफ में गाँव वालों ने एक जो शस्त्रों के साथ गाँव वालों, ज़मींदारों के खिलाफ गाँव वालों ने आवाज़ उठा दिया। लेकिन उसके बाद में ये बढ़ता गया और जो भी पूरा अब रेड कॉरिडोर जाना जाता है, आसाम और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ 2 डिस्ट्रिक्ट्स और आंध्र प्रदेश, और वो अब कर्नाटक तक आ गया है और नीचे तमिलनाडु तक चला गया है। इतना सब जो टेरिटरी है वो इन नक्सलवादियों ने, जो जंगल एरिया है वो इन नक्सलवादियों ने घेरा हुआ है। और इनकी जो पार्टी है CPI माओइस्ट, जो भारत में बिल्कुल बैन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, वो जो पार्टी है वो UN के जो सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें टॉप 10 में आती है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने भारत में खौफ बनाया हुआ है। और वो जिस तरह से हम बार बार में बोलते हैं कि लश्कर तैयबा और ये अलकायदा और जैश ए मोहम्मद, इन सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी बस रहा है वो है CPI माओइस्ट। तो उसे हम आज उनके जो
सशस्त्र क्रांतिकारी है, वो खुद को क्रांतिकारी के लिए कहते हैं, हमारे लिए वो दहशतवादी है, वो आतंकवादी है। उनकी फंडिंग कहाँ कहाँ से आती है उसके बारे में एक रिपोर्ट है मेरे पास, वो रिपोर्ट है अभी, ये वो रिपोर्ट है। ओम प्रकाश, इसका ऑथर का नाम ओम प्रकाश लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन मेरे पास ये रिपोर्ट आई थी और ये इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये आपके साथ पहुँचा रहा हूँ। तो ये वीडियो 4-5 पार्ट में आएगी, तो आपको विनंती करता हूँ कि ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, तो आपको बहुत ही नई जानकारी और आपको हैरान करने वाली जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें कहा गया है कि जो नक्सलवादी है वो 140 करोड़ से ज़्यादा एनुअली फंड जो है वो वेरियस सोर्सेज से एक्सटॉर्ट करते हैं, या फिर कुछ फीस के नाम पे या कुछ और इनके अलग अलग तरीके के एक्सटॉर्शन होते हैं, वो आगे बात करेंगे उसके बारे में, उसके ऊपर कलेक्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो होगा वो बेसिकली उस पर डिपेंड होगा कि किस तरीके कौन से वेरियस सोर्सेज से नक्सलवादियों को फंड आता है, उनका पैसा आता है, वो किस तरीके से उनका पैसा कौन से सोर्सेज से जमा करते हैं, तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले है उदय कुमार जी की एक बुक है, उदय कुमार जी के उस बुक में उन्होंने कहा है कि जो वेरियस बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रीज़ है जो माइनिंग में है, स्टील में है, या मेटल्स का काम करती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, वो जब उन जंगलों में या फिर कहीं भी उसके आसपास अगर फैक्ट्री लगाती है तो उनसे एक्सटॉर्ट करके नक्सलवादी पैसे लेते हैं। उसके बाद में उसी बुक में उन्होंने कहा है कि नक्सलवादियों को जो 223 डिस्ट्रिक्ट में नक्सलवाद फैला हुआ है, उनको जो अपना सब काम है वो करने के लिए और वो जो उनका आर्म्स है वो मैनेजमेंट करने के लिए 2000 करोड़ से भी ज़्यादा फंड एन्युअली लगता है, और वो जो वेरियस सेक्टर्स है उससे कलेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से सेक्टर्स से वो 2000 करोड़ और उससे भी ज़्यादा फंड कलेक्ट करा जाता है। उसमें सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा हाथ है वो नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, जो कि देसी ड्रग्स हम जिसे पहचानते हैं, जिसमें ओपियम आता है, जिसमें मैराजुएना आता है। ये जो देसी ड्रग्स है वो खेतों में उगाए जाते हैं, मतलब गांजा है, इस तरीके से ड्रग्स, और इन ड्रग्स का व्यापार भारत में बहुत ही ज़ोरों शोरों से चलता है, और उसके जो मिडल मैन है उनका सारा पैसा जो है वो नक्सलवादियों को जाता है। नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है उनकी रिपोर्ट के अनुसार द नक्सल डोमिनेटेड एरियाज आर पॉपुलेटेड ड्रग कल्टिवेटेड ट्रैक्ट्स इन स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलिकिट ओपियम, जो अफीम होता है, एंड द ओनली ऑथराइज्ड यूजर ऑफ गम मेथड ऑफ ओपियम प्रोडक्शन फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। भारत में जो अफीम है वो उगाने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसानों को या फिर किसी कंपनियों को, वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए, मेडिकल यूज़ के लिए अफीम उगा सकते हैं, क्योंकि उसके मेडिकल यूज़ भी है। लेकिन ये जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जो ये उगाया जाता है बहुत ज़ोरों शोरों से, और ये जो है वो स्मगल होता है स्टेट ट्रांसपोर्ट, जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस होती है उससे ये स्मगल होता है, और उसके जो मिडल मैन है उनका सारा पैसा जो है नक्सलवादियों को जाता है। VK आहलूवालिया जो लेखक है, उनके बुक के अनुसार, उन्होंने जो बुक लिखी है नक्सल रिवॉल्यूशन के ऊपर, उसके अनुसार उसमें लिखा हुआ है द 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, गारवा, पालमऊ एंड द लाठेघर कंट्रीब्यूट मोर देन 1000 करोड़ टू नक्सल थ्रू नार्को कल्टिवेशन। मतलब जो अफीम का जो उत्पादन है उसमें 1000 करोड़ से भी ज़्यादा जो नक्सल फंडिंग है वो होती है। मलंगिरी, उड़ीसा स्टेट में जो मलंगिरी डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे बड़ा अफीम प्रोड्यूसर है इन नक्सलियों के लिए, नार्को प्रोड्यूसिंग के लिए, जो नार्को बिजनेस है उनका, उसके लिए वो सबसे बड़ा अफीम प्रोड्यूसिंग है। जो 40% जो फंडिंग है, जो नक्सलियों को पूरा फंड आता है वो जमाते हैं, वो कलेक्ट करते हैं पूरा फंड, उसमें से जो 40% की फंडिंग है वो नार्को बिजनेस से नक्सलियों को होती है। बहुत से नक्सल एरिया है जो पॉपी, कैनाबिस एंड द ओपियम प्रोड्यूसर्स, जो सबसे बड़े, जो पॉपी होता है वो ड्रग का प्रकार है, कैनाबिन, और जो अफीम होता है उसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स ये स्टेट्स हैं, जो घाघरा एरिया, गुलमा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड एंड द पार्ट्स ऑफ किशनगंज एंड पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो मलंगिरी डिस्ट्रिक्ट बताया मैंने उड़ीसा में, वो सबसे बड़े अफीम प्रोड्यूसर है नक्सल एक्टिविटीज़ के लिए, नक्सलवादियों के लिए। जो द नक्सल वायलेंस द थ्रेट विद इन, ये जो एक बुक है 3 ऑथर्स ने लिखी हुई है, ऑथर के नाम आप देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। उसके अनुसार
पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI, जिसे हम जानते हैं ISI के नाम से, वो इन नक्सलवादियों को कांटेक्ट करके, इन नक्सल जो ग्रुप्स है उनको कांटेक्ट करके जो फेक करेंसी है वो भारत में लाने का, वो भारत में प्लांट करने के लिए उनका इस्तेमाल करती है। द ISI ऑफ पाकिस्तान इज यूजिंग द नक्सल लोकल नेटवर्क इन पब्लिशिंग काउंटरफिट करेंसी ऑल ओवर इंडिया। थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार एंड श्रीलंका आर ऑल्सो यूज्ड एज अ ट्रांजिट पॉइंट्स। International airports in Bangalore, Chennai, Calicut, Cochin, Hyderabad, Mangalore, Mumbai and New Delhi are identified as the main landing points of counterfeit notes from abroad। जैसे कि आपको न्यूज़ मिलती है और न्यूज़ में आता रहता है कि यहाँ से इतने नोट पकड़े, यहाँ से उतने नोट पकड़े, जो जाली करेंसी, हम जिसे जाली नोट, फेक नोट्स हम बताते हैं। मतलब ISI जो है वो बहुत ही जोरों तरीके से इन नक्सलवादियों को कांटेक्ट करने में लगा हुआ है, जो कि फेक करेंसी है वो भारत में प्लांट करने के लिए और भारत की जो इकोनॉमी है उसको ख़राब करने के लिए। ये भी उनका एक इनकम सोर्स है और ISI की तरफ से इन नक्सल ग्रुप्स को, नक्सल नेटवर्क को पैसा मिलता है। उदय जो न्यूज़पेपर है उसके अनुसार 2007 में नक्सलियों की फंडिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। सीज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अरेस्टेड नक्सल शोर दैट व्हाइल बिहार रेज ₹200 crore in 2007, Andhra Pradesh collected ₹100 crore, Jharkhand raised ₹75 crore in 2007, Maharashtra raised ₹100 crore, and while Karnataka contributed ₹78 crore and Tamil Nadu share was ₹35 crore in 2007। मतलब किस तरीके से इन सब राज्यों में ये नक्सलवादी जो है अपना अलग अलग सोर्सेज से ये इन तरीके का पैसा जो है वो सब अपना खड़ा करते हैं और वो रेज करते हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो अपने आर्म्स, अपने कैडर को रिक्रूट करना या कैंपेन चलाना गांव-गांव में, या उनके कैडर की जवाबदारी है, उस सब में ये पैसा इस्तेमाल होता है। जो अरेस्टेड माओइस्ट लीडर्स है, जो प्रोमिनेंट, जिससे जो न्यूज़ में जब उनकी अरेस्ट हुई थी उनके ऊपर बड़े बड़े इनाम लगे हुए हैं, जो उसमें लिखा हुआ है सम प्रोमिनेंट माओइस्ट लीडर्स सच एज आंध्र प्रदेश स्टेट कमेटी सेक्रेटरी कोन्नापुल्ली इलिया अलोन रेज्ड ₹80 crore एंड द मुप्पाला लक्ष्मण राव अका गणपति, उसका नाम जो वो ऑपरेट करता था गणपति के नाम से, उसका असली नाम है मुप्पाला लक्ष्मण राव, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, रेज ₹285 crore अलोन इन 2007। उसने अकेले ने 285 करोड़ रुपए जो है वो रेज किए थे नक्सल फंडिंग के नाम पे या नक्सलवादियों के लिए, उनके एक्टिविटीज़ के लिए। मतलब आज आप सोच सकते हैं कि इनका नेटवर्क जो है वो कितना बड़ा नेटवर्क है, इनका कॉन्टैक्ट नेटवर्क जो है वो कितना बड़ा और कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करता है। अजय बैनर्जी की जो नक्सलवाद के ऊपर या नक्सल सारे घटना के ऊपर जो एक बुक है, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि ये जो नक्सलवादी है वो किस तरीके से अलग अलग कंपनियों से या अलग अलग स्कीम मेकर्स से किस तरीके से पैसा हेड़ते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द माओइस्ट इंक्लूडेड एक्सटॉर्शन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स एंगेज्ड इन कैरिंग आउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क्स, बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज, तेंदू लीव्स कॉन्ट्रैक्टर्स। जो तेंदू पत्ते होते हैं वो उस जो दंडकारण्य एरिया है, जो बिहार का, जो झारखंड का जो जंगल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, उसमें तेंदू पत्ते जो है उनका बहुत ही बिकते हैं, वो उसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनसे पैसा लिया जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट से पैसा लिया जाता है, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती है उससे भी पैसा लिया जाता है। और जो CPI माओइस्ट जो पार्टी है उसको जो विदेश से भी पैसा आता है, जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं अलग अलग ह्यूमन राइट्स के नाम पर या फिर किसी समाजवादी काम के नाम पर या सामाजिक संस्था के तौर पर या फिर कोई साहित्य संस्था के तौर पर या नाट्य परिषद के तौर पर, इस अलग अलग तौर पर इनके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। अनुराधा गांधी फाउंडेशन है, कबीर कला मंच है पुणे का, वो सबसे बड़े नक्सल रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। और ये न्यूज़ में, मीडिया में पड़ा हुआ है, मैं कोई अलग बात नहीं बता रहा हूँ। जो गांव में जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, मतलब जिस फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो मनरेगा के तौर पर हम देखते हैं, वो जो स्कीम है उसके जो काम करते हैं गवर्नमेंट वर्कर्स जो गांव-गांव में जाकर उस स्कीम के बारे में लोगों को बताते हैं, उनके पास से भी एक्सटॉर्शन करके ये नक्सलवादी जो है फंड रेज करते हैं। जो वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, वहाँ पे पुलिस आते हैं और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आते हैं, उनसे भी एक्सटॉर्शन बहुत बड़े तौर पर एक्सटॉर्शन होता है। अहलवालिया की जो बुक है उन्होंने लिखा हुआ है
The Maoist total revenue from extortion, drug cultivation and the racketing was estimated to be 25 billion rupees in 2010 only. मतलब 25 बिलियन रुपीज़ सिर्फ 2010 में उन्होंने अपना फ़ंड जो है वो रेज़ किया हुआ था। और कुछ अलग जो सोर्सेस है, अलग जो एस्टिमेट्स है या फिर कुछ जानकारी है जो सरकारी संस्थाओं के पास है, उनके अनुसार हर साल कम से कम 1200 करोड़ का जो फंड है वो नक्सलियों को लगता है, क्योंकि उनको जो अपने आर्म्स है उनका मैनेजमेंट करना होता है, नए आर्म्स खरीदने या फिर जो पुराने आर्म्स है उनका मैनेजमेंट और जो कैडर रिक्रूटमेंट है वो सब करने के लिए उनको हर साल 1200 करोड़ रुपए का फंड जो है वो लगता है। और उनके पास रिजर्व फंड भी पड़ा हुआ रहता है, जैसे कि हम कुछ एफडी करके रखते हैं या फिर सेविंग्स में हम पैसे रखते हैं, वैसे वो रिजर्व में अपने पैसे रखते हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो वो काम आ सके। तो ये था पहला पार्ट। इसमें आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें करके ये लोग जो है अपना पैसा जो जमा करते हैं, अपना फंड जो है वो रेज करते हैं। और इसके अलावा किडनैपिंग, रैकेटिंग और जो ह्यूमन जो ऑर्गन्स है उसकी रैकेट, वो अलग अलग जो है उसके बारे में आने वाले पार्ट्स में हम चर्चा करेंगे। ये सिर्फ जनरल ओवरव्यू था कि किस तरीके से नक्सलवादी जो है वो अपना फंड रेज करते हैं। तो ये पहला पार्ट था। उम्मीद है आपको कुछ नई जानकारी इस पार्ट में मिली होगी, और जब आने वाले पार्ट भी बहुत जल्द ही आएंगे वो भी आप देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पार्ट पूरा देखने के लिए। और अगर आपका कुछ सुझाव है और आपको कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, या आप मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मेरे को कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है तो मेल भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा आपको आंसर्स करने के लिए। मेल आईडी जो है वो नीचे दिया हुआ है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।